हेलो। हाय। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हो? जी चिराग, कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? ला सकते हो आप लोग? कोई परेशानी तो नहीं आ रही है ना? कोई दिक्कत, कोई सब्जेक्ट रिलेटेड, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो? ठीक है जी, मोस्ट कंप्लीट चिराग प्रेरणा। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड कोई चीज पूछना हो पूछ सकते हैं। प्रिपरेशन सही से चल रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? यस सर, सही है। सही है ना? जी चिराग। ठीक है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, एग्जाम टेस्ट देने से, टेस्ट से रिलेटेड टिकट को कैसे अटेम्प्ट वगैरह करना है, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में बताया भी था आपको, जब टेस्ट पे डिस्कशन था कि हमें टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है ना। खासकर मैंने फिजिक्स के लिए जब डिस्कशन कर रहा था तो उसमें बताया था कि आप लोगों को कैसे अटेम्प्ट करना है ना। तो उसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में भी कर सकते हो, ठीक है। से कोई भी रिलेटेड, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, केमिस्ट्री में कोई दिक्कत आ रहा हो या मैथ में दिक्कत आ रहा हो तो आप लोग बता सकते हैं। टेस्ट अब जितना भी बचा हुआ है, जैसे कि अब 3 टेस्ट होंगे आप लोग का। एक तो इस संडे को होने वाला है, ठीक है, फिर वेडनेसडे को होगा, फिर अगले संडे को होगा, ठीक है। तो तीनों टेस्ट आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और अटेम्प्ट जो है वो सही से करना है, ईमानदारी से करना है, ठीक है। और कोशिश करना है कि आपको जो टेस्ट है वो 9 to 12 वाले शिफ्ट में दो, ठीक है। और क्योंकि शाम में तो डिस्कशन होती है तो शाम वाले शिफ्ट में तो आप लोग दे नहीं पाओगे, ठीक है। तो 9 to 12 वाले शिफ्ट में कोशिश करो, 9 बजे शुरू करो और 12 बजे खत्म कर दो, ठीक है। इस तरह से आपका होना चाहिए प्रिपरेशन। क्लियर है? ओके। तो जैसा कि आज अपन करने वाले हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन से देखो तो 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज आज हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन का। तो ग्रेविटेशन की अगर बात करें हम ना, तो ग्रेविटेशन की बात करें तो वो सिमिलर टू ग्रेविटेशन, सॉरी, सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे फील्ड वगैरह होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के लिए हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, ठीक है। पॉइंट मास के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन है तो यहाँ भी बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसी मास, पॉइंट मास के कारण, ठीक है, स्फीयर के कारण, स्फीयर के केस में सॉलिड स्फीयर और स्फीयर, ठीक है। तो ये सिमिलर चीजें होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। ग्रेविटेशन से 1 क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन जो है वो फिक्स रहेगा कि ये ग्रेविटेशन से। अगर कभी कभी होता है कि 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो मिनिमम 1 क्वेश्चन आने की चांसेस। तो स्क्रीन विजिबल है सभी को? ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले ग्रेविटेशन की बात करें तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था हमने कि 2 चार्जेस, ठीक है, 2 चार्ज आपस में अट्रैक्शन या रिपल्सन शो करती है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ग्रेविटेशन में मास की बात करेंगे तो ग्रेविटेशन में क्या होता है कि 2 मास, ठीक है, 2 मास आपस में हमेशा अट्रैक्शन शो करेंगे, ठीक है। पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था कि 2 चार्ज, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों में रिपल्सन होगा, अगर दोनों नेगेटिव चार्ज है तब भी रिपल्सन होगा। क्या दोनों अगर अपोजिट चार्ज है, ठीक है, दोनों अपोजिट चार्ज है, ठीक है, तो दोनों में अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो मास के लिए अगर बात करें तो मास में तो ऐसा कोई चीज होता नहीं है पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास, ठीक है। मास हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो मास, 2 मास जो है वो हमेशा अट्रैक्शन शो करेगा। अगर कहीं भी यूनिवर्स यूनिवर्स में 2 मासेस रखी हुई है, ठीक है, कहीं भी यूनिवर्स में अगर 2 मासेस रखी हुई है, ठीक है, मास m1, ठीक है, और m2, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे, ठीक है। दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें ये 1 ये 2, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है।
तो 1 के कारण 2 पे फोर्स लगेगा और 2 के कारण 1 पे फोर्स लगेगी, और ये फोर्स जो है वो हमेशा एट्रैक्टिव नेचर के होंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा एट्रैक्टिव नेचर की होती है, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स ने फॉर्मूला दिया था, जैसे वहाँ पे कूलम्ब्स ने दिया था, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो यही यहाँ पे जो है वो न्यूटन्स का लॉ है ग्रेविटेशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप लोग देखोगे कि दो मासेस अगर है m1 m2, तो दोनों हमेशा एट्रैक्टिव नेचर शो करेंगे, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये भी फोर्स है, ये फोर्स, ठीक है। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि Q1 Q2 वो चार्ज है, तो इस पे फोर्स अगर ऐसा लग रहा है तो इस पे भी फोर्स ऐसे ही लगेगा, दोनों पे फोर्स नेगेटिव ले लेते हैं तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ही लगेगा, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है सेम ही होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा, इसका राइट वाइड है तो इसका लेफ्ट वाइड है, लेकिन फोर्स जो है दोनों पे जो फोर्स लग रही है ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर डिस्टेंस बिटवीन देम पावर है कि नहीं, ये तो पता है ना, ठीक है। यस सर। तो हाँ, तो सेम चीज ग्रेविटेशन में होती है। ग्रेविटेशन में क्या होता है कि दो मास अगर है, ठीक है, दो मास, तो दो मास हमेशा एट्रैक्शन शो करेंगे। जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो यहाँ से तुम दोनों को कनेक्ट करोगे तो फोर्स आ जाएगा, और उसमें क्या होगा तो एक कांस्टेंट m1 m2 by r स्क्वायर, ठीक है। तो यही है न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन का। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा G m1 m2 by r स्क्वायर, डायरेक्शन हम तो कॉमन सेंस से देख लेंगे कि अगर इस तरह से रखा हुआ तो इस पे जो फोर्स है इधर लगेगा, इस पे इधर, और फोर्स हमेशा जो है वो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगता है। अभी ये दो मास है, दो मास एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे करके एक मास ये, एक मास ये, तो ये दोनों को जो लाइन ज्वाइन है उसके अलोंग ही फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स इस पे इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा, ठीक है, अलोंग द लाइन लगेगा। तो डायरेक्शन में कॉमन सेंस से देख लेंगे कि इस पे इधर, इस पे इधर। तो यहाँ पे G m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ देयर मास बाय r स्क्वायर, G को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। G को बोला जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट है G, ठीक है। और G का जो वैल्यू है ये याद रखना, आप लोग को याद भी होगा क्योंकि ये 9th 10th में भी था पढ़ना। G का वैल्यू 6.67 into 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये वैल्यू G का आप याद कर लेना है। द फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द मासेस एंड इट इज एट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। ये ऑलवेज जो है वो एट्रैक्टिव नेचर होगा और हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ मासेस, ठीक है। ये हमेशा जो एक्ट करेगा, फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द मासेस, ठीक है, एंड इट इज एट्रैक्टिव इन नेचर। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की तो ये कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। कंजर्वेटिव के मतलब हो गया कि इसका जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन टू मास, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मीडियम चेंज होने से वो चेंज हो जाती है, ठीक है। फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मीडियम चेंज होने से वो चेंज हो जाती है, ठीक है। वो k टाइम्स हो जाती है, ठीक है, 1/k टाइम्स हो जाती है। अगर मान लो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जिसका कि डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k था, तो वहाँ पे फोर्स F/k हो जाती थी, ये याद है ना, यस सर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। ये जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तुम देखोगे तो हमेशा जो फोर्स है दो मासेस के बीच ये यही लगेगी अगर डिस्टेंस r है, ठीक है। और G m1 m2 by r स्क्वायर हमेशा ये आएगी चाहे कोई भी मीडियम में ले जाओ, ठीक है। और तभी चेंज होगी या तो तुम मास चेंज करो या r को चेंज करो, क्योंकि ये जो G है ना, G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी यूनिवर्स में कहीं भी जाओगे तो G का वैल्यू यही होगा, ठीक है, G का वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो था K का वैल्यू चेंज होता था, K जो वैक्यूम के लिए K होता था 1/4 एप्सिलॉन, और K किसी मीडियम के लिए जो लिखते थे तो 1/4 K टाइम्स एप्सिलॉन, K जो होता था रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो फोर्स था वो मीडियम में F/K हो जाती थी, है कि नहीं। लेकिन यहाँ कुछ Yes, वैसा sir. होने वाला नहीं है, ठीक है, यहाँ वैसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो ये हो गई, ठीक है, हमेशा एट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेम हुआ कि अगर मान लो कि एक मास है, इस मास पे इसके कारण जो फोर्स लगेगा M1 के कारण वो इधर लगेगा F1,
M2 के कारण जो फोर्स लगेगा ये इधर लगेगा, F2 F3 के कारण जो फोर्स लगेगा इधर F3। तो जो नेट फोर्स होगी ये वेक्टर फॉर्म में उस वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है। तो तीनों फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होंगे, ठीक है। और वेक्टर है तो इसे हम डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, बट वेक्टोरियली हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने वेक्टर लगा के इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होती है। और सेम की दो चार्जेस के बीच हमने देखा था कि फोर्स जो है वो तीसरे से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी वही होगी कंडीशन कि दो मासेस के बीच जो फोर्स पहले लग रही थी, मान लो कि ये दोनों मास के बीच जो पहले फोर्स लग रही थी, ठीक है, एफ एफ, ये फोर्स अगर तीसरा कोई मास आ जाता है तो ये दोनों फोर्स तो लगेगी, ठीक है। ये फोर्स इंडिपेंडेंट रहेगी उस तीसरे मास से, ठीक है। तीसरे मास से ये इंडिपेंडेंट रहेगी। बस क्या होगा कि ये दोनों फोर्स तो सेम रहेगी, इस पे नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले एक और इस पे फोर्स आ जाएगा इसके अलावा, तो इस पे नेट फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये फोर्स जो पहले लग रही थी उसका मैग्नीट्यूड कभी भी वही लगेगा, ठीक है। तो यही सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है। अगर हम इस पे और क्वेश्चन करेंगे अभी, तो यही चीज है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। देखो मेरे पास दो मासेस है, दो मासेस है, यहाँ पे देखो। तो हमसे पूछा फाइंड फोर्स ऑन एम डॉट, यानी इस मास पे फोर्स हमें बताना है। तो देखोगे तो यहाँ पे तीन मास है, ठीक है, तीन मासेस है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो इस एम डॉट पे ये एम मास एक फोर्स लगाएगा, और ये मास जो एम डॉट एम है कैपिटल एम, ये इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा इधर से, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगी F1, ठीक है। और ये मास जो एम मास है ये भी इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगी F2। अगर हम F1 की वैल्यू की बात करें तो F1 का जो वैल्यू होगा जी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एम एम नॉट बाई दोनों के बीच डिस्टेंस का स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, इसका डायरेक्शन हमने इधर देख लिया। F2 का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, F2 का मैग्नीट्यूड की बात करें तो F2 की जगह जी प्रोडक्ट ऑफ मास, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम आ गया, मैग्नीट्यूड सेम आ गया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा हमें एम नॉट पे? 2 टाइम्स हो जाएगी सर। 0 हो जाएगा। सर प्लस नहीं करते सेम? डायरेक्शन अपोजिट है ना, ओके फोर्स सर। वेक्टर है ना, डायरेक्शन अपोजिट है ना। इस पे फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर हम, ठीक है, ये F1 ये F2 दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल वेक्टर है, ठीक है, तो दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा ना, है कि नहीं? चेन मोल्स ये यस सर, मैंने सेम डायरेक्शन समझ लिया। ओके। तो ये हो गई क्या? ये है। चलो एक मास हम ले लेते हैं, मान लो 4m का, ठीक है। एक मास m का ले लेते हैं, और यहाँ पे m नॉट है, ठीक है। d डिस्टेंस ये, ठीक है, और ये भी d डिस्टेंस ले लो, ठीक है। तो हमें फाइंड फोर्स ऑन m नॉट इन दिस सिनेरियो, ठीक है। कैलकुलेट करो जल्दी से। सर 3F होगी सर। 3gm m नॉट बाई r स्क्वायर, यस सर। यस सर। ठीक है। क्योंकि इसमें देखो कि इस बार तो फोर्स इधर लगेगा F1, तो F1 का जो वैल्यू होगा वो जी, इन दोनों के मास का प्रोडक्ट 4m नॉट बाई r स्क्वायर, r जो है वो d स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4gm नॉट बाई d स्क्वायर। अगर हम F2 की बात करें तो F2 ये दोनों के बीच लगेगी, और ये भी जो है ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये F2 से, तो F2 का वैल्यू जी मास का प्रोडक्ट m इंटू m नॉट बाई डी स्क्वायर। तो देखोगे तो ये 4 टाइम्स ये है, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चला कि F1 जो है वो बड़ा है,
ठीक है। तो इस पे जो नेट फोर्स होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, एफ नेट जो हो जाएगी F1 माइनस F2 होगी, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 4g m नॉट बाई डी स्क्वायर, ठीक है, माइनस जी एम नॉट बाई डी स्क्वायर, यानी 3 टाइम्स जी, ठीक है। तो ये ठीक है। सेम अगर हमें, मेरे पास यहाँ पे 3 मासेस है, ठीक है, फाइंड फोर्स ऑन एम नॉट, ठीक है, ये 2 मास है एम, ठीक है, और एक तीसरा एम नॉट का मास है यहाँ पे, ठीक है, और ये इक्विलेटरल एंगल है, ठीक है, जो एंगल है वो इक्विलेटरल है, अगर कहते हैं इक्विलेटरल ये डी, ये भी डी, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो थोड़ा सा ध्यान देना कि ये मास, ठीक है, एम नॉट पे हमसे फोर्स निकालना है एम नॉट पे, तो एम नॉट को ये मास अपने तरफ खींचेगा इधर, ठीक है, इस तरह से अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है, इस से, ठीक है, F1 ले लेते हैं। दूसरा जो है ये मास इसको इधर अट्रैक्ट करेगा से, और इस दोनों फोर्स के बीच जो डिस्टेंस होगा वो 60 डिग्री होगी, इक्विलेटरल एंगल है तो ये 60 डिग्री, ठीक है। तो दो फोर्स F1 F2 लग रहा है और दोनों 60 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं, तो F1 का जो वैल्यू होगा, F1 का वैल्यू यहाँ पे अगर मैं देखूँ F1 का वैल्यू, ठीक है, तो वो जी मास का प्रोडक्ट कैपिटल एम इंटू एम नॉट बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये F1 आ जाएगा। इसी तरह F2 तुम लिखोगे तो F2 का भी वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है, F2 भी लिखोगे तो जी दोनों मास का प्रोडक्ट कैपिटल एम इंटू एम नॉट, ठीक है, अपन दोनों के इसके भी डिस्टेंस ये डी स्क्वायर। तो देखो कि दोनों फोर्स जो है सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड का आ गया, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, एक फोर्स जो लग रहा है वो इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, और दोनों के बीच जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो फोर्स जो होता है वो वेक्टर। और ये देखो F1 F2 दोनों को हम एफ ही ले लेते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, ठीक है, तो दोनों को एफ ही ले लेते हैं। तो यहाँ से जो एफ नेट हो जाएगी, दो वेक्टर अगर 60 डिग्री पे है तो वेक्टर का रिजल्टेंट होती है एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। और तुम यहाँ से तुम सॉल्व करोगे ना, तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ स्क्वायर कॉस 60 का वैल्यू, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी √3 एफ स्क्वायर, ये जो आ जाएंगे √3 और एफ का वैल्यू ये है, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर ही F1 इक्वल टू F2 F2 इक्वल, तो जो एफ नेट आ जाएगी √3 एफ का वैल्यू जी एम नॉट बाई डी स्क्वायर। क्लियर है ये? तो ये चीजें अगर याद भी रहेगी ना, ठीक है, कि दो इक्वल वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होती है, ठीक है, दो इक्वल वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होती है तो इसका जो रिजल्टेंट आता है वो 2 टाइम्स हो जाता है एक वेक्टर। दो वेक्टर अगर 60 डिग्री पे हो, ठीक है, दो वेक्टर अगर 60 डिग्री पे हो, ठीक है, दो वेक्टर के बीच और इक्वल वेक्टर, तो अगर 60 डिग्री पे हो तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 3 टाइम्स हो जाती है, ठीक है, √3 टाइम्स एफ हो जाएगी। अगर दो वेक्टर 180 डिग्री पे हो, सॉरी 190 डिग्री पे हो, सॉरी 120 डिग्री पे हो, दो इक्वल वेक्टर अगर 120 डिग्री पे हो तो इसका जो रिजल्टेंट है वो उसी के बराबर ही आ जाती है, ठीक है। तो अगर ये सब चीजें आपको याद होती है वेक्टर से, ठीक है, तो इसका हमें ये करना भी नहीं पड़ता, हमें यहाँ से तुरंत पता चल गया कि दो वेक्टर है, दोनों इक्वल वेक्टर F1 F2 जिसका कि मैग्नीट्यूड सेम ही है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का और 60 डिग्री पे, तो दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा √3 टाइम्स ऑफ वन वेक्टर, ठीक है, यानी √3 टाइम्स ऑफ F1 या F2 कुछ भी कर दोगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो √3 टाइम्स ऑफ ये जो किया है, ठीक है। अच्छा, यस सर। ठीक है, तो अच्छा चलो, एक मास एम का, ठीक है, और दूसरा मास, देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया होगा, ठीक है, ठीक है, चार्ज वाले में हमने अलग अलग चार्ज लेकर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो मास है एम और 4m, दोनों के बीच डिस्टेंस मान लेते हैं कि डी के टर्म में ना डी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें एक मास 4m
एम नॉट मास को यहाँ पे कहीं पुट करना है बीच में, ठीक है, इस दोनों के बीच की, उस पे जो नेट फोर्स है वो 0 आ जाए, ठीक है। देखो वेयर मास, डिस्टेंस फ्रॉम मास 4m, यानी 4m से हमें डिस्टेंस बतानी है, वेयर मास एम नॉट डज नॉट फील एनी फोर्स, यानी उसके जो नेट फोर्स 0। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो कि यहाँ पे अगर 4m को रखें, ठीक है, तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। हमें डिस्टेंस जो है बताना है एक्चुअली 4m से, तो यहाँ से मान लो कि अगर ये डिस्टेंस x हो जाती है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो d माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ आप फील करना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में किए होंगे, ठीक है। तो अब तुम देखोगे कि इस मास पे जो ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, ठीक है, ये m0, ठीक है, इस मास पे इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, और ये मास इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, और दोनों फोर्स अगर बराबर हो जाएंगे तो इस पे नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसके कारण फोर्स निकालें और इसके कारण फोर्स निकालें, दोनों को इक्वेट कर दें, ठीक है, दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो उसमें नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण देखोगे 4m और m0 के बीच फोर्स जो लगेगा g 4m इंटू m0 ऑन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके कारण जो फोर्स लगेगा g m इंटू m0 अपॉन d माइनस x का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर, तो देखो g m0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 बचा है, इसको इधर भेजोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा d माइनस x का स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। रूट ले लोगे ना, रूट ले लोगे, जैसे ही तुम रूट लोगे, ठीक है, इधर पूरे का रूट ले लो इधर, तो ये 4 जो है लोगे तो 2 बन जाएगा, और स्क्वायर का d माइनस एक्स बन जाएगा इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से देखोगे तो 2d माइनस 2x इज इक्वल टू x, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2d इज इक्वल टू 3x, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2d/3। तो बोलो ऐसा क्वेश्चन आपने किया था कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने ऐसा क्वेश्चन किया होगा, ठीक है। देखो भाई, हाउ मच इज शुड मास m डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, चार्ज के केस में हमने किया था ना, यस सर। क्यू चार्ज को कैसे डिवाइड करें ताकि फोर्स जो है वो मैक्सिमम है, सेम यहाँ पे m मास को कैसे डिवाइड करें, तो m/2 से करोगे तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये थी इसमें थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है ना सर्कुलर मोशन का है, क्योंकि देखो सर्कुलर मोशन के लिए क्या होता है कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, ठीक है, सर्कल में मूव कर रही होती है, तो उसे एक सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होता है, ठीक है, एक सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होता है, ठीक है, इसको मूव कराने के लिए। अगर v वेलोसिटी से ये स्पीड से अगर मूव कर रही है, तो देखते हैं कि अगर मास इसका m है, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर फोर्स जो है वो mv²/r के इक्वल होती है कि नहीं? नहीं सुना होगा, ये सेंटीमीटर फोर्स जो होती है वो mv²/r के इक्वल होती है। तो हमें ये बोला है कि ये जो स्टार है ये आपस में जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये इसमें रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जब रोटेट हो रहा है इसमें अपने म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, ठीक है, तो इसका स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो जो एफ है ना, जो नेट फोर्स होगी इसको इसका, ठीक है, इस दोनों को देखो, ये मास एक मास को लेकर चलते हैं, मानते हैं इसको, तो इसको ये अपने तरफ खींच रहा होगा एफ से, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल एंगल है और मास सेम है, तो इधर भी जो फोर्स होगा वो एफ ही लगेगा, ठीक है। तो दो इक्वल फोर्स, ठीक है, और एफ का जो वैल्यू होगा वो होगा g m² अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये जो फोर्स हो जाएगा जी प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन एल स्क्वायर, यानी जी m²/l² फोर्स आ जाएगी, और ये फोर्स देखो ये 60 डिग्री पे है, तो जो नेट फोर्स है वो सेंटर की तरफ, ठीक है, एफ नेट, और एफ नेट का वैल्यू हो जाएगा वो 3 टाइम्स ऑफ एफ होगा, जो कि 3 टाइम्स एफ का वैल्यू g m²/l², ठीक है। तो अब तुम देखोगे हमें
और यही जो फोर्स है, यही फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, और यही फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को ही mv²/r कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमें आर चाहिए यहाँ पे कि ये किस रेडियस में घूम रहा है, ठीक है। तो रेडियस निकालने के लिए थोड़ा सा देखो ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा। ये इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री बनाएगा, तो ये रेडियस। तो इसका एक कंपोनेंट जो है ना आर cos 30, तो वो जो है वो L/2 के इक्वल आएगा, ठीक है। आर cos 30 इसका जो कंपोनेंट इधर लोगे तो ये आ जाएगा L/2। तो वहां से रेडियस आ जाएगा मेरे पास आर cos 30 इज इक्वल टू L/2, ठीक है। तो रेडियस जो आ जाएगा cos 30 का वैल्यू 3/2 आर इंटू 3/2 इज इक्वल टू L/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से देखोगे तो आर का वैल्यू L/3 आया। अब कुछ नहीं करना है, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो mv²/r के इक्वल होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अपना ये आ गया, ठीक है। √3 g m²/L² इज इक्वल टू मास। मास तो m ही है, ठीक है, जो इस पार्टिकल को हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। मास इसका ये है। और v² भी हमें कैलकुलेट करना है। r का वैल्यू जो आया L/√3, ठीक है। तो L/√3 करोगे ना तो √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ L/√3, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक मास से एक मास कैंसिल, एक L से एक L कैंसिल, और ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जाएगा। कुछ आंसर में कुछ गलत लग रहा है क्या? ये ऊपर जाके कैंसिल भी हो जाएगा ना, √3 से √3, है कि नहीं? देखोगे Yes, sir. ये ऊपर जाएगा तो यहाँ भी √3 है, यहाँ √3 के ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा। तो v² इक्वल टू gm/l, ठीक है। v² इक्वल टू gm/l बचा, ठीक है। तो v जो है वो gm/l, ठीक है। तो ये जो है इसमें थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी किया हो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण अगर सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहे हैं तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड करेगा। अगर अगर तीन चार्ज दिया हो, तीन चार्ज, तो चार्ज के केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो कि सेंटर की तरफ नेट फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो वहां भी और यहाँ भी सेम चीजें करते हैं, ठीक है। वहां पे सिर्फ जो फोर्स आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगी, ये जो आ जाएगी एफ सी जो आएगी वो K(1Q2/r² के टर्म में आएगी, ठीक है। और ये मास mv²/r तो गिवन ही रहेगा, ठीक है। हमेशा ये रहेगा, ये कंडीशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो देखो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जैसे हमने कुलम्ब्स लॉ के ठीक बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ा था, ठीक है। कुलम्ब्स लॉ करने के बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ा था। उसी तरह से हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करने के बाद ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है इट इज द रीजन बिहाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के देखो कोई भी मास, अगर कोई मास मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी मास यहाँ पे रखा हुआ है मास, ठीक है। और तो होता क्या है कि ये आसपास अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, ठीक है। और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई दूसरा मास आ जाता है तो उस मास पे फोर्स लगता है, ठीक है, जो कि हम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़े थे कि कोई अगर चार्ज है तो कोई चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाती है, ठीक है। उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक है। तो फोर्स का जो रीजन है वो फील्ड ही है, ठीक है, क्योंकि इस मास ने फील्ड बनाया और उस फील्ड में दूसरा मास आता है तो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो सेम चीजें वहां पे भी हम फोर्स निकालने के लिए पॉइंट चार्ज को कंसीडर करते थे, और यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए पॉइंट मास को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो वही चीज होती है डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट मास, ठीक है। वन यूनिट मास का जो वन यूनिट का मास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। कि अगर आपसे पूछे कि एम मास से आर डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम उसको कैलकुलेट करने के लिए इस डिस्टेंस पे एक 1 kg का मास रखेंगे, और इस 1 kg पे जो भी फोर्स लगेगा वही फोर्स ही फील्ड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा जी,
मास का प्रोडक्ट m इंटू 1/r²। ठीक है, तो यही जो हो गया फील्ड हो गया। अब ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को हमने ई से डिनोट किया था, यहाँ पे हम इसको आई से डिनोट करेंगे, आई जी भी लिखा हो सकता है, लिखा हुआ। तो आई जी जो हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। तो इस पॉइंट मास के कारण आर डिस्टेंस पे जो फील्ड आया जी एम बाई आर स्क्वायर, याद करो एक क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे जो फील्ड आती थी वो के क्यू बाई आर स्क्वायर, याद है ना? Yes. हाँ जी। Yes, यहाँ पे sir. पॉइंट मास के कारण फील्ड होगी, फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। ठीक है, आर डिस्टेंस पे जो फील्ड होगी, ठीक है, फील्ड जो आएगी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो आएगी वो जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर अगर हम ग्राफ बनाए इसका, ठीक है, तो ग्राफ इस तरह का बनेगा। ठीक है, देखो ये एक्चुअली नीचे में इसलिए बनाया गया है, नीचे इसको इसलिए बनाया है क्योंकि अगर हम आर इस डायरेक्शन में लेते हैं तो फील्ड जो है वो हमेशा इधर रहेगी। देखो ये जो है ना मास मास एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण हमने देखा था फील्ड जो है वो इधर बनती है, ठीक है, ऐसे बनती है। ठीक है, फील्ड जो है वो ऐसे बनती है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण। और नेगेटिव चार्ज के कारण हमने देखा था कि फील्ड जो है वो अवे बनती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को हमेशा अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, और ये मास भी हमेशा दूसरे मास को अट्रैक्ट ही करता है। तो इसके कारण जो फील्ड भी बनेगी वो हमेशा इनवर्ट बनेगी, अंदर की तरफ बनेगी। इसके कारण तुम अगर फील्ड देखोगे, ठीक है, इसके कारण फील्ड अगर प्लस एम मास है, ठीक है, तो इसके कारण जो फील्ड है वो हमेशा इनवर्ट बनेगी। ठीक है, तो अगर तुम से इसके मास से कोई डिस्टेंस x ले रहे हो, ठीक है, x डिस्टेंस पे फील्ड तुम देखोगे तो फील्ड का डायरेक्शन है वो x से अपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसलिए फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो इसने ग्राफ भी बनाया तो माइनस ले लिया है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का सिग्निफिकेंस यही होता है कि वो एट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। ठीक है, फोर्स हमेशा एट्रैक्टिव नेचर का है। ठीक है, क्योंकि दो चार्ज नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड बनती है, नेगेटिव चार्ज के कारण माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर बनती है ना, वो इनवाइट इस तरह से माइनस साइन क्या डिनोट करता है कि वो इनवाइट कर रही है चार्ज की तरफ फील्ड, है कि नहीं? ओके, हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। तो उसी तरह हम एक तरह से मान सकते हैं कि मास को हम नेगेटिव चार्ज एज्यूम करके चल सकते हैं, मास को एज ए नेगेटिव चार्ज एज्यूम करके चल सकते हैं। ठीक है, मास नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है उसका उसी तरीके की तरह रहेगा। ठीक है, तो जो फील्ड है, फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, पॉइंट मास के कारण वो जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, मास के कारण जी एम बाई आर स्क्वायर। अगेन फील्ड भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और ग्रेविटेशनल फील्ड सभी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी ही है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर नेट फील्ड पूछे तो एज ए वेक्टर तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ना कि तुम डायरेक्ट ऐड कर दोगे। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे से पूछ लिया, ठीक है, इसी क्वेश्चन में ये पूछा, ठीक है, मैं यहाँ पे चार्ज इसके कारण बता देता हूँ, मास के कारण फील्ड का डायरेक्शन। तो मास के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन है वो हमेशा इनवर्ट होगी। ठीक है, मास के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हमेशा इनवर्ट होगी इस तरह से। ठीक है, कि अगर मास कम रखा हुआ है तो इसके कारण जो फील्ड होगी वो हमेशा इसके अलोंग ऐसे। ठीक है, तो इसी कारण है कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाती है। ठीक है, क्योंकि देखो एक्स इधर दोगे तो फील्ड जो है वो इधर आएगा। ठीक है, जो आई का वैल्यू है इधर आएगा, तो एक्स से अपोजिट। ठीक है, तो आर की जैसे इधर तो आई है वो नेगेटिव है, आर एक्स को तुम अगर पॉजिटिव ले तो आई नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ग्राफ इसने नेगेटिव इस तरह से बनाया, ऐसे नहीं बनाया। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आर बढ़ेगा, ठीक है, फील्ड का वैल्यू घटते जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करें तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा, ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वो घटते जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे आर घटेगा तो फिर ये फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये आप कंपेयर कर सकते हो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक से, जैसे नेगेटिव चार्ज के कारण होता था। तो अभी मेरे से एक क्वेश्चन इसमें है ऐसा है कि मान लो एक एम मास का चार्ज है, एम मास है, और दूसरा
4m मास है, ठीक है। हमें इस सेंटर पे, इससे डी डिस्टेंस पे और इससे डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पे फील्ड चाहिए, ठीक है। तो तुम देखोगे अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ पी पॉइंट पे फील्ड, तो देखो पी पॉइंट पे फील्ड इस मास के कारण जो फील्ड होगा वो इधर होगा, आई1 ले लेते हैं इसको, ठीक है। और आई1 का जो वैल्यू होगा वो gm/d²। इस मास के कारण जो आई होगा वो इधर होगा आई2, आई2 का वैल्यू जो होगा वो gm 4m आ जाएगा एक्चुअली, तो 4m/d²। तो तुम देख रहे हो कि आई2 जो है वो बड़ा है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आई2 बड़ा है, तो जो नेट आई होगा वो इधर ही होगा, और आई नेट जो होगा आई2 माइनस आई1 होगा, ठीक है। तो आई2 माइनस आई2 4gm/d² माइनस gm/d², ठीक है। तो ये हो जाएगा 3gm/d², ठीक है। Yes, sir. तो आप वहां से इसको कंपेयर कर सकते हो। चलो कुछ कंटिन्यूअस मास, जैसे कि हमने वहां पे भी देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि एक रिंग के कारण, ठीक है, रिंग के कारण किसी एक्सिस वगैरह पे क्या होती है फील्ड, ठीक है। तो एक्सिस पे चार्ज के कारण जो फॉर्मूला आता है याद होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का, ए एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। उसी तरह से एक रिंग के जिसका कि मास m है, रेडियस r है, उसके कारण x डिस्टेंस पे, ठीक है, एक्सिस के अलोन कहीं भी x डिस्टेंस पे तुम निकालोगे, ठीक है। तो जो फील्ड आएगी वो यही आएगी, gm, k के जगह g आ गया और चार्ज के जगह मास आ गया, ठीक है, gmx/x² प्लस r² का पावर 3/2, ठीक है। और जैसे जैसे ये बढ़ेगी, ठीक है, हाँ, और r मैक्स जो है फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा, और सेंटर पे जो है फील्ड वो 0 आएगा, ठीक है। ये चीजें याद है, यस सर। ठीक है। तो सेम चीजें है वहीं वहीं की तरह है, ठीक है। तो ये कुछ नया नहीं है कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा तो इसलिए ये चीजें जल्दी जल्दी निकल रही है। एक्चुअली होता क्या था पहले कोटा वगैरह में ना, ग्रेविटेशन को 11th में नहीं पढ़ाया जाता था, ठीक है। अभी भी बहुत सारे कोचिंग में इसी तरह यही चलता है, कहेंगे कि ग्रेविटेशन को 11th में नहीं करवाया जाता, ग्रेविटेशन को जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद ग्रेविटेशन को करवाया जाता है। रीजन यही है कि चीजें सब सेम है, ठीक है। फिर इसके कारण निकालोगे, ये सब चीजें सभी सेम है, रिंग के कारण जो फार्मूला आया, फार्मूला देखो सेम है, सिर्फ के जी के जगह की आ गया, मास के जगह क्यू आ गया, ठीक है। ठीक है, स्फीयर के कारण भी देखोगे सभी सेम रहेगी। हॉलो स्फीयर की अगर हम केस ले लें, हॉलो स्फीयर, ठीक है, हॉलो है ये ध्यान देना, हॉलो स्फीयर। तो अंदर में जैसे हमें पता है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी, तो सेम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो अंदर में आई इनसाइड जो होगी वो 0 होगी, ठीक है, वो 0 होगी अंदर में। सरफेस पे जो होगी, सरफेस पे जो आई का वैल्यू होगी सरफेस पे, ठीक है, आपको याद होगा k/r², तो यहाँ gm/r²। सरफेस के बाहर कोई भी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ पे तो आई आउटसाइड r डिस्टेंस पे, तो ये gm/r², याद है ये सब, यस सर। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी सेम होती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ई का इनसाइड जो होती थी वो 0 आती थी हॉलो के केस में, ठीक है। ई सरफेस पे जो आती थी k/r², और ई आउटसाइड जो आती थी वो k/r, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है आउटसाइड का डिस्टेंस है, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। बुक वगैरह कहीं देखोगे तो यहाँ पे माइनस साइन लगा होगा, यहाँ पे माइनस साइन का लगाने का यही कारण है कि ये जो फील्ड है वो इधर होगी, ठीक है, कि आर तुम इधर ले रहा है, ठीक है, आर का डायरेक्शन इधर रहेगा तो फील्ड जो है वो इधर रहेगी, तो इसलिए ये सब माइनस साइन लगा देता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर मैग्नीट्यूड तुम रख सकते हो तो ये, और फील्ड जो है हमेशा जो होगी वो सेंटर की तरफ होगी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है फील्ड इज ऑलवेज अलोंग टू बाई सेंटर, ठीक है, फील्ड इज ऑलवेज टू बाई, ठीक है, सेंटर। तो इसके से जो फील्ड होगी कहीं भी निकालोगे, यहाँ पे भी निकालो तो ये सेंटर की तरफ ही होगी, ठीक है।
और यहाँ पे निकाल रहे तो सेंटर की तरफ ही होगी। और जैसे कि हमने वहां पे भी देखा था कि फील्ड अगर हमें पता है तो कोई चार्ज फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स है Q into E लगती थी, तो सेम यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई, ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई मास रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स है वो मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी ये लगेगी। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. तो तुम अगर मान लो कि इस स्फीयर से यहाँ पे एक मास m रख दिया r डिस्टेंस पे, आपसे पूछा कि इस पे फोर्स क्या लगेगी, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इस स्फीयर के कारण फील्ड निकाल लेना है। फील्ड का वैल्यू gm/r² होगी, और इसको फील्ड, इस मास को फील्ड से मल्टीप्लाई कर दोगे, मास इंटू फील्ड कर दोगे ना, तो वो फोर्स आ जाएगी इस पे। क्लियर है? जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते थे। और इसमें केस में फोर्स जो है हमेशा एट्रैक्टिव ही लगेगी। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. तो चीजें सभी सेम है यहाँ भी। ठीक है, जैसे इसको लिख ही देता हूँ, इक्वल टू के वी इंटू ए, सिमिलरली ये आता है। ठीक है, मास इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो इसको फील्ड का, हेलो, यार देखो, होता है ना कि तुम ग्राफ देखोगे ना तो ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा कि इसमें जो ग्राफ है सब नीचे बना रहता है। नीचे बनाने का यानी निगेटिव का यही मतलब है कि हमेशा एट्रैक्टिव नेचर का लगता है फोर्स। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा आपको ध्यान देना है, क्योंकि ग्राफ हमेशा इसका देखोगे, पोटेंशियल का भी देखेंगे ना, तो पोटेंशियल का भी ग्राफ तुम देखोगे तो वो चीज नीचे ही रहती है। ठीक है, तो इसका कारण सेम वही है। देखो, सेम, चलो इसको छोड़ के यहाँ पे मास m रेडियस आप याद करो। एक तरह से देखो तो ये ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन ही हो रहा है। अगर हम इसके कारण देखें तो इसके कारण सेंटर से r डिस्टेंस इनसाइड, ठीक है, तुम देखोगे, ठीक है, तो आई इनसाइड जो हो जाएगी, ठीक है, वो आती है Gm/r/r²। ठीक है, आर, सॉरी, वहाँ भी आपको याद होगा कि सॉलिड स्फीयर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती थी K/Q r/r। ठीक है, तो अगर इस पे टोटल मास इसका m है तो इनसाइड होगी Gm/r। ठीक है, तो ये, अगर हम सरफेस की बात करें, ठीक है, सरफेस की बात करें, ठीक है, तो वो हो जाएगी Gm/r²। ठीक है, Gm/r²। और आउटसाइड की बात करें, ये सरफेस की थी, सरफेस का डिस्टेंस r था। आउटसाइड r डिस्टेंस पे अगर हम बात करें, ठीक है, आई आउटसाइड, ठीक है, तो आई आउटसाइड, तो ये आ जाएगी Gm/r²। ठीक है, जो भी डिस्टेंस होगी इसके लिए। ठीक है, तो इसका इनसाइड वाला एक याद रखना आप ध्यान से। ठीक है, चार्ज के केस में ये होती थी K/r/r, और इसके केस में ये होगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ग्राफ यहाँ पे देखोगे तो वहां पे जो ग्राफ होता था ना चार्ज के केस में, चार्ज के केस में जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह का बनता था। ठीक है, ऐसे जाके, ठीक है, फिर ऐसे बनता था, ये अपवाद ऊपर की तरफ बनता था। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे मतलब है। इसका मतलब ये है कि आई का वैल्यू इसने निगेटिव ले लिया है। ठीक है, आई का वैल्यू डायरेक्शन के कारण। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन इधर है इसमें। तो रीजन वही है कि ये नेगेटिव ले लेता है इसको। ठीक है, डायरेक्शन, क्योंकि देखो तुम नेगेटिव चार्ज के कारण भी देखोगे ना, नेगेटिव चार्ज अगर इस पे दे दिया, पॉजिटिव, हमने जो भी प्रूव किया था वो पॉजिटिव चार्ज लेके किया था, तब फॉर्मूला आया था K/Q/r²। ये सब ठीक है, अगर नेगेटिव लेते तो यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाता, और माइनस साइन आने से इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे हो जाता, तो फिर तुम्हें यहाँ पे ग्राफ बनाना ऐसे बनाना था।
क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो रीजन यही है, ठीक है, क्योंकि अपना मास जो है वो एज ए नेगेटिव चार्ज बिहेव कर रहा है, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें ना, तो कोई भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब होता है ये कि अगर सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो मान लो कि यहाँ पे कोई मास रखा हुआ है, ठीक है, ये मास रखा हुआ है सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, इसका मास ऑफ अर्थ को एम ले लेते हैं और रेडियस ऑफ अर्थ को आर ले लेते हैं। तो इसके कारण हमें, तो तुम देखोगे इस मास पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इस मास पे जो फोर्स लगेगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का वैल्यू होगा फोर्स ऑन मास एम, ठीक है, वो होगा मास इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, एट सरफेस। और आई सरफेस जो होगा, आई सरफेस, ठीक है, तो अपना जो अर्थ है वो सॉलिड स्फीयर की तरह है, तो सॉलिड स्फीयर सरफेस पे जो होगी वो जी एम, जो कि मास ऑफ अर्थ अपॉन आर इक्वल्स टू सरफेस पे, ठीक है। तो इस पे Yes, जो sir. फोर्स, हाँ, इस पे जो फोर्स लगेगी, तो फोर्स ध्यान से देखना, तो इस पे फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी मैं ग्रेविटेशनल फील्ड को कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूंगा तो समझ आना कि ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हो रही है। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इधर, तो फोर्स फोर्स जो है वो हमेशा नीचे ही लगेगी, तो इस पे जो फोर्स लगे वो नीचे लगे, तो फोर्स का जो वैल्यू होगा फोर्स ऑन मास एम, ठीक है, वो होगी जी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मास, ठीक है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू मास, सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल और इनटू मास करोगे तो जो फोर्स है वो जी एम ई इनटू मास ऑफ बॉडी और रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन, इस पे जो फोर्स है वो इतना लग रहा है, और फोर्स को हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, ठीक है, फोर्स को हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो मास इनटू एक्सेलरेशन तुम लिखोगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ बॉडी अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो मास से मास कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन जो आ गया इसका वो आ गया जी एम ई बाई आर स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन आया है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो इसी को हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो यही जी का वैल्यू हम लोग जो लेते हैं 9.8 या 10 का वैल्यू लेते हैं ना, तो एक्चुअली में ये है, इसको तुम कैलकुलेट करोगे ना, मास ऑफ अर्थ रखोगे जी का वैल्यू और रेडियस ऑफ अर्थ रखोगे ना, और इसको सॉल्व करोगे तो जी का वैल्यू वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाती है, ठीक है, तो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, वो यहाँ से कैलकुलेट हुआ है, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ जो हो जाएगी, ठीक है, जी सरफेस, उसका जो वैल्यू आया वो आया जी मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो अब तुम कोई भी प्लानिट पे चले जाओ ना, मान लो तुम मून पे चले गए, ठीक है, तुम मान लो कि मून पे चले गए, ठीक है, मून पे, मून पे, ठीक है, और मून का तुम्हें मास पता है और रेडियस पता है, ठीक है, मास ऑफ मून, ठीक है, और रेडियस ऑफ मून, तो इसके जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ मून जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ठीक है, कोई भी प्लानेट का जी निकालना हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना हो, ठीक है, तो उसका वैल्यू यही, जो कि हमें पता है कि एक्चुअली में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून का होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1/6 टाइम होता है अर्थ का, ठीक है, अगर अर्थ पे जी है तो मून पे g/6 हो जाती है, ये पता था ना, बच्चों ने पढ़ा था ना 9th या 10th में, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो ये, तो कोई भी प्लानेट का, ठीक है, कोई भी प्लानेट का आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना हो तो उसका वैल्यू ये होता है जी इंटू मास ऑफ अर्थ, जी इंटू मास ऑफ अर्थ बाई आर
ई का स्क्वायर, ये मास अर्थ के केस में, ठीक है, फोर अर्थ, ठीक है, फोर मून, ये फोर अदर प्लानिट कोई भी, ठीक है, फोर, ठीक है, कोई भी प्लानिट के लिए अगर लिखना चाहते हो जी एट प्लानिट, तो वो हो जाएगी जी मास ऑफ प्लानिट इंटू रेडियस ऑफ प्लानिट का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. तो ये वैल्यू आप याद रखना सरफेस पे, ठीक है। हाँ, अब डेंसिटी के टर्म में, तो देखो डेंसिटी के टर्म में पूछा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई दिक्कत नहीं, मास एम, ठीक है, रेडियस आर, ठीक है, मास एम रेडियस आर तक मान लो, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे होता है जी मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। हमें मास कहीं दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, तो मास को एलिमिनेट करना है और डेंसिटी के टर्म में लिखना है, तो डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो यहाँ से मास जो आ जाएगी वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगी, और डेंसिटी रो दिया है इसने, ठीक है, डेंसिटी रो, और वॉल्यूम को लिख सकते हो, वॉल्यूम जो है वो स्फीयर है, 4/3 पाई आर क्यूब, Yes, sir. ठीक है। अब मास के जगह तुम ये पुट कर दो, मास के जगह ये पुट करोगे तो जी ये पी वाई क्यू आया हुआ है, ठीक है, जी मास ऑफ अर्थ रो 4/3 पाई आर का क्यूब अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो जी सरफेस पे आ जाएगी जी 4/3, 4/3 जी इंटू रो इंटू पाई इंटू आर, ऑप्शन वन। Yes, sir. यस सर। तो हम बतला सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, किसी भी प्लैनेट का, तो इसको तो डेंसिटी के टर्म में ये, ठीक है, जब भी डेंसिटी से रिलेशन निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो डेंसिटी के टर्म में जो ये आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ गया, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और सेम डेंसिटी। टाइम हो गया है, हम थोड़ा सा इसको ना, चलो एक्सेलरेशन यहाँ तक कर लेना आप लोग, ठीक है। हम ना थोड़ा सा ये बचा हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस अर्थ के किसी बताए, पेज ब्लैंक नहीं है कुछ, सब क्वेश्चन हमने टेंशन नहीं करना। चलो रहने देते हैं, अगले क्लास में कर लेंगे इसको आगे, ठीक है। Yes, sir. तो अगले क्लास में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एनर्जी वगैरह की चर्चा करेंगे, फिर एनर्जी से ये इसके वेलोसिटी वगैरह आएगी, ठीक है, तो अगले क्लास में इसकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आप क्या करना है, ठीक है, होमवर्क में आपका आज का यही रहेगा कि आप इसका जो फील्ड वगैरह वाला क्वेश्चन है वो कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह का जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो, ठीक है। सैटेलाइट वगैरह और उन्हें क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है, इसमें सैटेलाइट और के बारे में पूछा है, तो पोटेंशियल एनर्जी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन वगैरह ये कलम देखेंगे, ठीक है। हमने सरफेस का तो आज देख लिया, तो जो फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे फील्ड बताओ, या 4-5 मार्क्स दे देगा उसमें नेट फोर्स या फील्ड, ठीक है, कहाँ पे फील्ड जीरो हो रहा है, ये सब तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और एक बार इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करके देखना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि चीजें सेम है, सब चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही है, यहाँ पे कुछ नया नहीं आया, ठीक है, ओके।
चलो ठीक है तो Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो रिवीजन करते रहो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। डेली अपना टारगेट रखो कि कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा डेली टारगेट रखो कि 30-25 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 25-25 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का करना है, तीनों सब्जेक्ट का डेली, ठीक है। क्योंकि अभी स्कूल वगैरह तो नहीं जा रहे हैं और जाना भी नहीं है स्कूल एक भी, ठीक है। एक सप्ताह जो भी बचा हुआ है स्कूल जाना भी नहीं, एग्जाम तक, जेईई मेंस के एग्जाम जब तक आपके नहीं हो जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, तो स्कूल जाना भी नहीं, ठीक है। अनलेस अंकल की कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि मान लो कि प्रैक्टिकल वगैरह, ठीक है, तो वो सब रिक्वायरमेंट है तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि नहीं जाने से भी काम चल रहा है तो आप अवॉइड करना है स्कूल जाना, ठीक है। और कोशिश करो कि कम से कम रिवीजन के साथ साथ 30-30 क्वेश्चन डेली करें, 30-30 क्वेश्चन डेली करें तीनों सब्जेक्ट का, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, और क्वेश्चन अब करने का देखो, अब ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन लेकर बैठ के उसी पे लगे हुए हैं। टाइम स्लॉट बना लो अपना कि 1 घंटा में मान लो कि फिजिक्स का कोई 30 क्वेश्चन रैंडम उठा लो, ठीक है। 1 घंटे में मान लो कि उस 30 क्वेश्चन को करना है, ठीक है। फिर अगले 1 घंटे में दूसरे, ठीक है, फिर अगले 1 घंटे में मैथ, ठीक है। तो इस तरह से टेस्ट का अभी से हैबिट बनाते चलो, ठीक है। वो टेस्ट पेपर में, एक्चुअल टेस्ट पेपर में वो काम देगा, ठीक है। चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और रिवीजन करते रहना है, फार्मूला वगैरह जो भी 12th का है, 12th को छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप लोग का ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो 12th पे होना चाहिए, ठीक है, कि 12th से क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो छोटा छोटा फार्मूला से भी क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई मेंस में 12th के, ठीक है। तो उसको आपको याद करना होगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मैसेज पे या फोन से पूछ सकते हो, क्लियर है। Yes, sir. चिराग, ओके, ठीक है, चलो, ओके, गुड टू, बाय एवरीवन, Bye, sir. Yes, sir. बाय।